हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एजुशाला में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। देखिए, जो आज की हमारी सीटेट की क्लास है, इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो अंत तक बने रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखिए, हमने क्या किया है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, दोनों के हमने क्वेश्चंस को लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। देखिए, खिलौनों की आयु हम किसको बोलते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को हम क्या बोलते हैं, खिलौनों की आयु। ये कब से कब तक होती है, 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है, ये पूर्व बाल्यावस्था की होती है। और उत्तर बाल्यावस्था की कब से कब तक होती है, 7 से 12। शैशवावस्था की 0 से 2 साल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, पूर्व बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दल समूह में रहने की अवस्था। ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। क्यों नहीं है, ये किसकी विशेषता है, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, इसलिए ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी सभी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। देखिए, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है, बालक जो होते हैं भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन, दोनों में डिफरेंस करना, सब कुछ समझने लगते हैं। तो वो क्या क्या समझते हैं, वो द्रव्यमान समझते हैं, द्रव्यमान और संख्या दोनों को समझते हैं, संख्या को समझते हैं, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। देखिए, जो बालक होता है उत्तर बाल्यावस्था में 7 से 12 वर्ष की आयु में होता है, तो वो द्रव्यमान, संख्या, क्षेत्रफल या क्षेत्र सभी में डिफरेंस कर पाता है। कौन सा कम है, कौन सा ज़्यादा है, सभी कुछ बच्चा तार्किक बुद्धि के साथ समझ सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है। देखिए, विकास का अर्थ क्या है, ऑप्शन ए, परिवर्तनों की श्रृंखला, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन बी, देखिए हमारा ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। केवल परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला होगी उसको हम विकास नहीं बोल सकते। परिवर्तन होना ही विकास नहीं होता है। सही डायरेक्शन में परिवर्तन होना किसके माध्यम से हो रहा है, वो हमारा विकास होता है। तो ऑप्शन नहीं तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, अभिप्रेरणा के स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। जो हमारी मैच्योरिटी होती है और जो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, उनके फलस्वरूप जो चीज़ें हम अपने सीखने में परिवर्तन लाते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विकास का अर्थ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। देखिए, इसमें क्या सत्य नहीं है, हमको नेगेटिव टर्म बताना है। देखिए, विकास उकसाने और बढ़ावा देने से नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम तो किसी चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं तो बालक मोटिवेट होता है और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता है, तो उससे हमारा विकास होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निगेटिव बताना है कौन सा नहीं है। तो जो पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये देखिए उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष की आयु होती है, तो उस एज में ये कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः। देखिए, जो परिपक्वता सामान्यता होती है उससे पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, लाभकारी हो या हानिकारक। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, किस प्रकार की तकनीक का किस प्रकार से हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। शोर सुनकर वह उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। देखिए, राजू जो है, बिजली चमकती है, कड़कती है, तो उसका शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति हो जाती है, फिर पश्चात में फिर से यही प्रक्रिया होती है। तो देखिए, ये
क्या होता है, इसको हम किस सिद्धांत के अंतर्गत बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारे ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। देखिए इस सिद्धांत में क्या है, ये हमारी पावलोव जी की थ्योरी है। इसमें क्या हुआ था, कुत्ते को जब हम उद्दीपन देते थे या कुत्ते को हम फूड देते थे तो कुत्ता लार टपकाने लगता था। उसी प्रकार से राजू जब देखता है बिजली चमकती है, कड़कने लगती है, तो बार बार उछलने लगता है। तो उस प्रकार से वो एक्टिविटी वो निरंतर करने लगता है। वो एक समझ बना लेता है कि बिजली चमकेगी तो वो उछलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सकारात्मक दंड निम्न में से कौन सा उदाहरण है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मित्रों के द्वारा उपहास। ये हमारा कैसा है, सकारात्मक दंड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति को दूर रखता है। तो इससे अप्रेरणा के संदर्भ में कोई भी लेना देना नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। देखिए कोई भी उद्दीपन देते हैं तो उससे जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए जो उद्दीपन देते हैं तब उस टाइम पे हमारा मोटिवेशन आता है। वो मोटिवेशन केवल उतनी देर के लिए रहता है जब तक कि उद्दीपन सामने होता है, जब तक वो मिल ना जाए। तो ये हमारा अस्थायी होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभिप्रेरणा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। देखिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। देखिए बालक पे हम किसी भी बात का दबाव नहीं कर सकते, ना ही विचार उस पर थोप सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो हमारा ऑप्शन ए है, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। सही है हमारा। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक का विकास प्रेरक कहा जा सकता है। सही है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है और उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना आरंभ करते हैं, निम्न में से किसमें आरंभ कर देते हैं रुचि लेना। तो हमारा ऑप्शन ए धर्म, ऑप्शन बी मानव शरीर में, ऑप्शन सी यौन संबंध में, ऑप्शन डी विद्यालय में। देखिए 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक इतना समझदार नहीं होता है कि वो बालक धर्म, मानव या यौन संबंधों में रुचि ले सके। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, विद्यालय। विद्यालय में वो जाना पसंद करता है, सहयोगियों से मित्रता करना पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले जैसे अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। देखिए क्या होता है, जब बालक को गुस्सा आता है तो वो खेलने चले जाते हैं। देखिए खेल के माध्यम से वो जो अपना गुस्सा है उसका विस्थापन कर देते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्टि किया जा सके। ये किस लिए किया जाता है समायोजन है, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, आवश्यकताओं के लिए। समायोजन हम क्यों करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए जो हमारा स्वाधीनता होता है वो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी बाल अपराध, कमज़ोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, ये सभी क्या करते हैं,
भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। देखिए इसका आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, समावेशित शिक्षा के द्वारा। देखिए समावेशित शिक्षा में क्या होता है, उसमें विशिष्ट प्रकार के मतलब किसी भी प्रकार के छात्र हों, चाहे वो विशिष्ट हों या किसी रूप से कमज़ोर हों, सभी छात्रों को समावेश करके शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मानसिकता मंदता की विशेषता नहीं है। देखिए हमको इसमें नेगेटिव टर्म बताना है, कौन सी विशेषता नहीं है ना कि है। देखिए बुद्धि लब्धि का 20 से 70 के मध्य होना ये विशेषता है, तो हमको नहीं वाला चूज़ करना है। धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना ये भी विशेषता है। वातावरण के अनुकूलन में कठिनाई ये भी विशेषता है। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमज़ोर होना, देखिए ये जो है मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत मामला हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। देखिए जिस प्रकार से विद्यालय का वातावरण होगा, बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट वैसा ही होगा। और टीचर की इसमें बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। टीचर अपना कार्यवाहन किस रूप में करता है, उसको सकारात्मक रूप से बच्चे को केंद्र मानकर कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं, जिनकी आर्थिक जो स्थिति होती है वो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा के नीचे होते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ऐसे बालकों को कमज़ोर वर्ग के बालक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया जाता है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात क्या होगा। तो हमारा इसका आंसर बी हो जाएगा 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, हमको निगेटिव बताना है। तो हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिक्षण अन्वेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है, किसको अधिक महत्व दिया गया है। तो बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको हमको डायरेक्ट से याद करना होगा। हमारा जो 28वां क्वेश्चन है, दबाव को कम करने और परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो हमारा इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है, तो हमारा इसका आंसर डी होगा, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्वयं द्वारा किया गया अनुभव। इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।